मैं डॉक्टर किरण इक्का, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर में पदस्थ हूँ। मैंने अपने व्याख्यान के लिए बीए भाग 2 के द्वितीय प्रश्न पत्र मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त के तृतीय इकाई से एक चैप्टर लिया है। चैप्टर का नाम है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत राजस्व का एक मूल सिद्धांत है। यह सिद्धांत राजस्व में कल्याण दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। आधुनिक युग में राजस्व की समस्त क्रियाओं का संचालन इसी सिद्धांत के द्वारा होता है। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर डाल्टन, मसग्रेव तथा भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव को है। इन विद्वानों ने सिद्धांत को अलग अलग नामों से पुकारा, जैसे प्रोफेसर पीगू अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत, प्रोफेसर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहा, प्रोफेसर मसग्रेव ने बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत कहा और प्रोफेसर आर.एन. भार्गव ने राजस्व का सिद्धांत के नाम से पुकारा है। अब जाते हैं सिद्धांत की व्याख्या की ओर। प्रोफेसर डाल्टन ने सिद्धांत की व्याख्या निम्न शब्दों में की है। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर ना हो जाए। यह सीमा ही राजकीय व्यय और आय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। इसको हम लोग सरल शब्दों में समझ सकते हैं सिद्धांत की व्याख्या को। वैसे सरकार के 2 वित्तीय कार्य हो सकते हैं जिनसे सरकार जनता को प्रभावित कर सकती है, जैसे एक ओर आय प्राप्त करना, दूसरी ओर व्यय करना। सरकार आय किसी भी स्रोत से प्राप्त कर सकती है, जैसे कर के माध्यम से, ऋण के माध्यम से, अर्थदंड आदि के माध्यम से। जब भी सरकार हमसे आय एकत्रित करती है तो हमको कष्ट होता है, जिसको हम लोग असंतोष या अनुपयोगिता कह सकते हैं। दूसरी ओर आय एकत्रित करने के बाद सरकार देश के हित में उसको व्यय करती है। जब व्यय करती है तो किसी भी रूप में कर सकती है। सेवाओं के बदले वेतन दिया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं हमको दी जा सकती है सरकार के द्वारा। जब सरकार हम पर व्यय करती है तो हमको संतोष होता है या उपयोगिता मिलती है। अधिकतम सामाजिक लाभ ये कहता है कि ये जो अनुपयोगिता है और दूसरी ओर उपयोगिता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी सामाजिक लाभ जो है वो अधिकतम होगा। अब इसी चीज को तालिका के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। यहां देख सकते हैं कर एवं व्यय की इकाई जो क्रमशः बढ़ती जा रही है। यहां देख सकते हैं कर की प्रत्येक इकाई से होने वाला त्याग या सीमांत अनुपयोगिता, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है हमारा कष्ट बढ़ता जाता है। यहाँ देख सकते हैं व्यय की प्रत्येक इकाई से होने वाली सीमांत उपयोगिता। आंकड़ों से देख सकते हैं कि शुरू में ये अधिक है, फिर घटती जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारे पास कोई चीज कम रहती है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए अधिक होती है और उसकी मात्रा बढ़ने के साथ साथ उपयोगिता हमारे लिए घटती जाती है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं चौथी इकाई ऐसी है जहाँ पे कि सीमांत अनुपयोगिता और सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर है। इसका अर्थ ये है कि चौथी इकाई के बराबर ही कर भी लेना चाहिए और
व्यय भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यही सामाजिक लाभ अधिकतम होगा। इसी सिद्धांत को रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम ओ एक्स अक्ष में सार्वजनिक व्यय एवं कर की मात्रा को लिया गया है, ओ वाई अक्ष में उपयोगिता एवं अनुपयोगिता को लिया गया है। एम यू सीमांत उपयोगिता वक्र है, जो कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ है, क्योंकि हमको उपयोगिता घटते क्रम में मिलती है। एम डी सीमांत अनुपयोगिता वक्र है, जो कि नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ है। वो हमें ये बताता है कि कर की मात्रा बढ़ने के साथ साथ हमारा कष्ट भी बढ़ता जाता है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को P बिंदु पर काट रही हैं। यही P बिंदु ऐसा है जो कि अधिकतम सामाजिक लाभ को बताता है, क्योंकि यहाँ पे सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता एक दूसरे के बराबर है, जो कि PM के बराबर है। यदि यहाँ से विचलन होता है, जैसे कि मान लिया सरकार OM1 के बराबर कर लेती है या व्यय करती है, तो हम देख सकते हैं कि उपयोगिता हमारी M1 R2 के बराबर है, जबकि अनुपयोगिता RM1 के बराबर है। मतलब दूरी के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि उपयोगिता अधिक है और अनुपयोगिता कम है। उसका मतलब ये है कि कर को बढ़ा करके OM तक लिया जा सकता है। इसी तरह यदि सरकार कर की मात्रा और व्यय की मात्रा को OM2 करती है, तब भी हम लोग देख सकते हैं कि अनुपयोगिता M2 K2 के बराबर है और उपयोगिता M2 K के बराबर है। तो यहाँ पे भी कष्ट अधिक है और संतुष्टि कम है, इसलिए कर को कम किया जा सकता है। रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट है कि OM मात्रा ही अधिकतम सामाजिक लाभ को बता सकती है। प्रोफेसर मसग्रेव ने भी अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत की व्याख्या की है और उन्होंने वार्षिक बजट द्वारा इसको निरूपित किया है। मसग्रेव का मानना है कि सरकार को बजट बनाते समय आय एवं व्यय की सीमा इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि संतुष्टि का बिंदु अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति को प्रदर्शित करे। रेखा चित्र में देख सकते हैं OX अक्ष में आय एवं व्यय का स्तर लिया गया है, OY अक्ष के धनात्मक पक्ष में सीमांत उपयोगिता को और ऋणात्मक पक्ष में सीमांत त्याग को दर्शाया गया है। A1 उपयोगिता को दर्शा रहा है, B1 अनुपयोगिता को बता रहा है और उपयोगिता में से अनुपयोगिता को माइनस करते हुए N1 शुद्ध सामाजिक कल्याण रेखा खींची गई है। यहाँ हम देख सकते हैं OQ अच्छे बजट को प्रस्तुत करता है, क्योंकि Q बिंदु पर हम लोग देख सकते हैं कि उपयोगिता और अनुपयोगिता वो भी दोनों बराबर हैं और आय और व्यय भी दोनों बराबर हैं। दूरी के माध्यम से देख सकते हैं QT या TQ इक्वल टू QT1, दोनों की दूरी बराबर है। रेखा चित्र अनुसार OQ ही अच्छा बजट है और Q बिंदु ही बजट का श्रेष्ठ बिंदु होगा। अब आते हैं, प्रोफेसर डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच के लिए कुछ वस्तुगत सुझाव प्रस्तुत किए हैं, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं जांच की कसौटियां बताई हैं, जिनसे इस बात का निर्णय करने में सहायता मिलती है कि राजस्व की किसी क्रिया के फलस्वरूप आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है अथवा नहीं। जांच की उन्होंने 5 कसौटियां बताई हैं। पहला है बाह्य आक्रमण से रक्षा एवं आंतरिक शांति की स्थापना। प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करे तथा देश में शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसे दृष्टि में रखते हुए सैन्य शक्ति
पुलिस और न्यायपालिका पर बड़ी मात्रा में सरकारी व्यय न्यायोचित होता है। यदि सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से देश की रक्षा करती है और शांति बनाए रखती है तो सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है उत्पादन में वृद्धि। सामाजिक लाभ की दूसरी कसौटी यह है कि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। यदि राजस्व की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होती है तो ऐसी क्रियाओं को वांछनीय कहा जा सकता है, और यदि इनसे उत्पादन कम होता है तो राजस्व की ये क्रियाएं अवांछनीय हो जाएंगी। तीसरा है आय और संपत्ति के वितरण में सुधार। सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय के माध्यम से देश में आय और संपत्ति के वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। करों के रूप में सरकार आय प्राप्त करती है तथा इस आय को सामाजिक व्यय के रूप में दूसरों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि ये स्थानांतरण धनी व्यक्तियों से गरीबों के प्रति होता है तो आय के वितरण को अधिक समान बनाया जा सकता है। चौथा है आर्थिक क्रियाओं और रोजगार के स्तर में स्थिरता। राजस्व के जिन उपायों से देश में आर्थिक स्थिरता लाई जा सकती है उन्हें वांछनीय माना जाता है तथा इनसे सामाजिक लाभ को अधिकतम किया जा सकता है। जैसे मंदी काल में उत्पादन, रोजगार आदि में कमी आ जाती है। यदि ऐसी स्थिति में सरकार लोक निर्माण कार्यों पर व्यय करती है तो इससे रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ती है, उनकी मांग में वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार मुद्रा प्रसार के समय करों की दर में वृद्धि करके मुद्रा प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा है भावी पीढ़ी पर प्रभाव। प्रोफेसर डाल्टन का विचार है कि अधिकतम सामाजिक लाभ की गणना करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि राजस्व की क्रियाओं का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। राज्य एक सतत रूप से चलने वाली संस्था है और उसका संबंध केवल वर्तमान नागरिकों से नहीं होता वरन भविष्य की पीढ़ी से भी होता है। अतः राजस्व की विभिन्न क्रियाएं इस प्रकार होनी चाहिए कि उनसे भावी पीढ़ी के हित सुरक्षित रहें। उदाहरण के लिए यदि सरकार भारी मात्रा में ऋण लेकर उसे वर्तमान में अनुत्पादक कार्यों में व्यय करती है तो भावी पीढ़ी पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ की आलोचना पर। कुछ कमियां हर सिद्धांत में होती हैं, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट है त्याग और उपयोगिता का माप कठिन। हम देख सकते हैं त्याग और उपयोगिता दोनों आत्मगत तत्व हैं जिनको सही रूप में मापना कठिन होता है। दूसरा है वर्तमान त्याग और भविष्य उपयोगिता का अनुमान। सरकार द्वारा जो व्यय किया जाता है उसका फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे शिक्षा पर जो व्यय करती है उसका फल दीर्घकाल में मिलता है। इस दृष्टि से यदि देखें तो जनता पर लगाए गए कर का भार तो तत्काल पड़ता है, किंतु व्यय की उपयोगिता भविष्य में प्राप्त होती है। अतः वर्तमान त्याग के आधार पर भविष्य के लाभ का अनुमान लगाना कठिन है। तीसरा है अनुपयोगिता और उपयोगिता में संबंध कठिन। चूंकि दोनों ही शब्द अनुपयोगिता और उपयोगिता दोनों ही आत्मगत तत्व हैं, इसलिए इनकी माप कठिन है और उसके हिसाब से अनुपयोगिता और उपयोगिता में संबंध स्थापित करना भी कठिन है। चौथा, गैर आर्थिक तत्वों का प्रभाव। यदि केवल आर्थिक घटकों पर ही विचार किया जाए तो अधिकतम सामाजिक लाभ के माप पर विचार किया जा सकता है, किंतु राजस्व की क्रियाओं पर कुछ गैर आर्थिक घटकों का भी प्रभाव पड़ता है जिससे इसका माप और भी कठिन हो जाता है। पांचवा, कर भार का अनुमान लगाना कठिन। पहले तो कर भार का अनुमान लगाना कठिन है, किंतु कुछ प्रभाव संयुक्त करों के फलस्वरूप होता है, अतः अलग अलग करों के भार की गणना करना और भी कठिन है। यदि कुछ करों को हटाकर उनके बदले होने वाली उपयोगिता की गणना हम करना चाहें तो यह
मुश्किल कार्य है। छठवां है प्रत्येक कर बोझ नहीं। वास्तव में प्रत्येक कर बोझ नहीं है। जैसे सरकार शराब पर कर लगाती है तो यह बोझ नहीं बल्कि इससे कल्याण में वृद्धि होती है। अब आते हैं अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का महत्व पर। पहला है राजस्व की क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि राजस्व की क्रियाओं का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। दूसरा है सार्वजनिक व्यय के संबंध में नए दृष्टिकोण का प्रतिपादन। सरकारी व्यय के संबंध में प्राचीन दृष्टिकोण ये था कि सरकार को पहले आय देखनी चाहिए एवं संतुलित बजट बनाना चाहिए, किंतु वर्तमान में सार्वजनिक व्यय लोक जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत लाभ और लागत दोनों को दृष्टि में रखता है। तीसरा है प्राचीन सिद्धांतों से श्रेष्ठ। इसके पूर्व सार्वजनिक व्यय एवं करारोपण के संबंध में जो विचार प्रतिपादित किए गए थे वे एक पक्षीय थे। जैसे प्रत्येक कर बुरा होता है, सरकार को कम से कम व्यय करना चाहिए। लेकिन अब ये जो सिद्धांत है ये स्पष्ट करता है कि एक निश्चित सीमा तक कर लगाने एवं सार्वजनिक व्यय किए जाने के फलस्वरूप सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। चौथा, कुछ परिस्थितियों में सामाजिक लाभ मापने योग्य है। यद्यपि अधिकतम सामाजिक लाभ की आलोचना में यह बताया गया है कि इसका माप कठिन होता है, किंतु कुछ दशाओं में सामाजिक लाभ को मापा जा सकता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण पर किए जाने व्यय से होने वाले लाभ का अनुमान लगाना संभव है। इस प्रकार अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इसका बहुत महत्व भी है। जैसा कि प्रोफेसर डाल्टन ने स्वयं कहा है, यह सिद्धांत स्पष्ट, सरल एवं पूर्ण है। यद्यपि इसका व्यवहारिक प्रयोग बहुधा काफी कठिन होता है, किंतु इसके बावजूद राजस्व के क्षेत्र में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।